गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपको क्लास 10th का बायोलॉजी का पहला चैप्टर जो है चैप्टर 5 जैव प्रक्रम के बारे में बताया जाएगा। देखिए, जैव प्रक्रम के बारे में जैसा कि आपको बात पहले भी पिछले वीडियो में बताया गया था कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में आता है, क्योंकि इसके अंतर्गत हम संपूर्ण जीवों के जीवनचर्या के बारे में बात करते हैं या उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। अब देखिए, इसकी परिभाषा क्या है। परिभाषा है कि इसके अंतर्गत संपूर्ण जीवों के जीवन चक्र का अध्ययन किया जाता है। संपूर्ण मतलब क्या हुआ, जैसे जब वो जन्म जहाँ से लेता है या जिसके द्वारा जन्म लेता है और जब तक वो जीता है और उसके बाद जब वो मर जाता है, मरने के बाद भी उसमें क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं, वो संपूर्ण जो जीवन चक्र है उसका हम अध्ययन करते हैं, जिन्हें हम जीवन के प्रक्रियाओं के अंतर्गत ही अध्ययन कर पाते हैं। ये ऐसी जीवन की प्रक्रियाएं हैं जो एक जीव के जन्म से लेकर के उसके मृत्यु तक संभव हो पाती है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है। महत्वपूर्ण क्रिया क्यों है? क्योंकि जब जीव जन्म लेता है तो उसे निरंतर कोई न कोई क्रिया करनी पड़ती है। अगर वो क्रिया नहीं करता है तो वो एक तरह से देखा जाए तो अपने जीवन काल को कभी जी नहीं सकता है। वो अकाल किसी न किसी कारणवश अपने आप को मृत्यु को प्राप्त कर सकता है। तो जीवन की प्रक्रिया में जैसे क्या होती है, जीवन की प्रक्रियाओं में क्या क्या आ सकता है। जैसे आप देखें, सामान्य तौर पे जीव क्या करते हैं, पोषण करते हैं, शोषण करते हैं, उसके बाद उत्सर्जन करते हैं, गमन करते हैं, जनन करते हैं, ये तमाम सारी चीज़ें। तो इस प्रकार जो क्रियाएं होती हैं वह दोनों में हो सकती हैं, परंतु कुछ जगहों पे क्या होती है, निर्जीव में क्रिया संपन्न नहीं होती है। क्रिया निर्जीव में संपन्न नहीं होती है, इस नाते हम ये कह सकते हैं कि ये केवल सजीव में ही संपन्न हो सकता है। तो इसमें दो प्रकार की महत्वपूर्ण बातें हैं कि दो प्रकार का सबसे पहले होता है प्रोसेस। क्या होता है, एक पहला प्रोसेस होता है आपका अपचयी क्रियाएं। क्या होता है, अपचयी क्रियाएं। अपचयी क्रियाओं को हम क्या बोलते हैं, कैटाबोलिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैटाबोलिक बोलते हैं। बोलिक एक्टिविटी के नाम से क्या करते हैं, कैटाबोलिक एक्टिविटी के नाम से हम जानते हैं। इसके बाद इसमें होता क्या है, देखिए इसमें ये ऐसा है, ये एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा जीव क्या करता है, अपने आप को तैयार रखता है कि भाई हमें अपने जीवन को बचाना है। तो इसके लिए हमें संपूर्ण भोज्य पदार्थों को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लड़ाई करना पड़ेगा, उगाना पड़ेगा, उसको काटना पड़ेगा, उससे छीलना पड़ेगा, फिर उसको पकाना पड़ेगा, उसके बाद खाना पड़ेगा। इस तरह से तो अब जैसे कि आज के टाइम में देख रहे हैं, श्वसन की क्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई। श्वसन मतलब ऑक्सीजन को लेना बहुत महत्वपूर्ण हो गया। इस दौरान क्या हो रहा है, आप देखिए प्रदूषण जैसे बढ़ रही है तो व्यक्तियों में या जीवों में क्या हो रही है या सजीवों में क्या हो रही है, इस क्रिया के अंतर्गत जो हम श्वसन की क्रिया कर लेते हैं वो अवरोधित हो रही है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं पाचन। देखिए आज के टाइम में क्या हो रहा है, तमाम तरह की ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जिसके अंतर्गत क्या हो रहा है कि सभी प्रकार के जो भोज्य पदार्थ हमारे अंदर जा रहे हैं ये पूर्ण रूप से हमें क्या कर रहे हैं, सहायता भी कर रहे हैं, परंतु बीमार भी बना रहे हैं। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि कैटाबोलिक है। इसमें होता क्या है, कैटाबोलिक एक्टिविटीज में होता क्या है, इसमें जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनका मेटाबॉलिज्म होता है। जैसे कि आप क्या होता है, हम क्या करते हैं, जैसे आपका ग्लूकोज देख लीजिए। ग्लूकोज हमें भोज्य पदार्थ के रूप में इसको क्या करते हैं, हम ग्रहण कर सकते हैं। पदार्थ के रूप में इसको क्या कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। क्यों भाई, आप देखे होंगे कि जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो ज़्यादातर क्या होता है, डेक्सट्रोज का उपयोग किया जाता है ताकि उसकी बॉडी में किसी भी प्रकार का भोज्य पदार्थ की कमी ना हो, और जब उसको ट्रिप चलाया जाता है तो लगातार उसको भोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो
उसमें ग्लूकोज की मात्रा होती है। तो उसी प्रकार से अगर ये अपचय क्रियाएं, कभी कभी क्या होता है अपचय क्रियाओं को हम विध्वंसकारी भी, इसके बाद आगे विध्वंसकारी क्रियाएं हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि जब इन्हें हम बड़े पदार्थों की मात्रा में विघटित करते हैं तो इनसे ऊर्जा निकलती है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो कार्बनिक पदार्थ, यहाँ पे जो आपको दिखाया गया अपचय क्रियाओं के अंतर्गत, कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो बृहत्तर होते हैं, मतलब बहुत बड़े होते हैं। जब हम इनको तोड़ते हैं तो इनसे ऊर्जा तो निकलती है, लेकिन कभी कभी ये विध्वंसकारी हो जाते हैं। इस उदाहरण के तौर पर, सिंपली तौर पे आप ये जान लीजिए कि जब किसी व्यक्ति को आवश्यकता से अधिक भोजन ग्रहण करनी पड़ती है या वो कर लेता है तो उसके लिए वो क्या हो जाता है, विनाशकारी हो जाता है, क्योंकि वो कई प्रकार के रोगों का जड़ बन जाता है। तो इसी नाते हम कभी कभी अपचय क्रियाएं के अंतर्गत जो हमारे दैनिक लाइफ की या दैनिक जीवन की क्या नाम है कि प्रोसेस में आने वाले भोज्य पदार्थ हैं, उनको हमको एक नियमित और एक सीमित मात्रा में लेने की आवश्यकता होती है। उसके बाद अब अगला आता है, आपका आता है क्या है, उपचयी क्रियाएं। अपचयी है, इसके बाद आपका आता है क्या होता है, उपचयी क्रियाएं। क्या होता है, इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, एनारोबिक, सॉरी एनाबोलिक एक्टिविटी के नाम से इसे जानते हैं। इसके एक्टिविटीज के नाम से, एनाबोलिक एक्टिविटीज के नाम से जानते हैं। देखिए ध्यान से इन शब्दों को देखिए। उपचय, एक था अपचय, मतलब ये हमें कार्बनिक पदार्थों के रूप में प्राप्त हो रहा है, परंतु अब उपचयी जो क्रियाएं होती हैं, ये वे क्रियाएं होती हैं जिनसे हम संपूर्ण ऊर्जा को ग्रहण करने का काम करते हैं। क्यों भैया? क्योंकि आप जानते हो कि जब तक कुछ बनेगा नहीं तब तक हमें ऊर्जा नहीं मिल सकती है। तो ये उपचयी क्रियाएं क्या करते हैं, इन क्रियाओं में क्या होता है, नए पदार्थों का क्या होता है, निर्माण होता है। नए पदार्थों का क्या होता है, नए पदार्थों का निर्माण होता है, पदार्थों का निर्माण होता है, जिनसे क्या होता है, जैसे अभी हमने आपको बताया ग्लूकोज को क्या करते हैं, जब कोई पेशेंट बीमार होता है तो उसको क्या करते हैं, मरीज को जब बीमार होता है तो उसे हम क्या करते हैं, डेक्सट्रोज चढ़ाते हैं। तो ये डेक्सट्रोज जब जाता है उसके शरीर के अंदर, तो वहाँ जाने के बाद उसको तत्कालिक ऊर्जा नहीं देता है, वहाँ पे उत्पन्न या वहाँ पे जो पाए जाने वाले पहले से मौजूद जो पदार्थ होते हैं उनको क्या करता है, नए के सिरे में निर्माण करने का काम करता है, जिससे उसे ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये क्या होती है, उपचय क्रिया क्या करता है, ये भी क्या करता है, नए पदार्थों का निर्माण करता है। जैसे कि आप देखे होंगे पौधों में क्या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, पौधों में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, इसके द्वारा क्या होता है, हमेशा एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। क्या होता है, पदार्थ का निर्माण होता है, नए पदार्थ बनते हैं। इससे हम कह सकते हैं ये क्रिया क्या होती है, निरंतर चलती रहती है। ये क्रिया क्या होती है, निरंतर चलती रहती है, जिसके कारण हम संपूर्ण रूप से अपने आप को सरवाइव कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हो गया। इसके बाद आता है आपका आता है एक, इसमें एक लाइन इसमें हम क्रियाएं जोड़ सकते हैं। कहते हैं, क्या कहता है कि अपचयी क्रियाएं एवं उपचयी क्रियाएं दोनों सम्मिलित रूप से उपापचयी क्रियाएं होती हैं।
ध्यान रखिएगा क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिएगा क्या बोला जा रहा है इसमें। उपापचयी क्रियाएं होती हैं। क्या होती हैं? उपापचयी क्रियाएं होती हैं। क्यों भाई? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो आपका ये जो लिखा गया है क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि आप जानते हैं कि ये दोनों क्रियाएं एक साथ अगर ना हो तो किसी भी प्रकार से जो पुराना है वो पुराना ही रह जाएगा और जो नया है वो नया ही रह जाएगा। मतलब ये एक दूसरे में कभी परिवर्तनशील नहीं होंगे। जब एक दूसरे में कभी परिवर्तनशील नहीं होंगे तो नए अन्य जो नया बनने वाला होता है उसका निर्माण संभव नहीं है। इसके बाद आगे जो आता है इसमें वो आता है वो क्रिया क्या होती है? पोषण। पोषण की जो क्रिया होती है कुछ इस प्रकार से होती है। पोषण की जो क्रिया होती है वो क्या होती है? सबसे पहले पोषण आता है, क्योंकि भाई आप पहले भी हम देखे थे, आपको बताए थे कि किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? पोषण करना पड़ेगा। कौन सा पोषण? न्यूट्रिशन। पोषण करना पड़ेगा। पोषण क्या होता है? पोषण क्या होता है यानी न्यूट्रिशन क्या होता है? यह एक जटिल प्रक्रिया होती है। क्या होती है? यह एक जटिल प्रक्रिया होती है। यह एक जटिल प्रक्रिया होती है। कितनी आसानी से हम अपने भोजन को ग्रहण कर लेते हैं, परंतु हम ये नहीं जानते हैं कि ये कितना जटिलता से हमें प्राप्त होता है। भाई जटिलता से प्राप्त होने का मतलब क्या हुआ कि आप गेहूं चावल इकट्ठा तो कर लेते हैं, लेकिन पकाने के लिए उसे बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, तभी तो हमें उससे पोषण प्राप्त होती है। इसी नाते तो हम कह रहे हैं ये एक जटिल प्रक्रिया होती है। क्या होती है? यह एक जटिल प्रक्रिया होती है, अर्थात इसमें जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनको हम ग्रहण करते हैं। जटिल प्रक्रिया इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात इस प्रक्रिया के अंतर्गत, इस प्रक्रिया द्वारा हम क्या करते हैं? भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं। भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? ग्रहण करने के बाद उनका हम पाचन करते हैं। उसके बाद पाचन करते हैं। पाचन के द्वारा हम उस पाचन करने के पचे हुए भोज्य पदार्थ से ऊर्जा प्राप्त करते हैं।
करते हैं। उसके बाद जो शेष बच जाते हैं उनको हम अवशोषण करके अवशोषण शेष अवशोषित अवशोषण करके हम अन्य हानिकारक पदार्थों को बाहर कर देते हैं, को शरीर से बाहर मल व मूत्र के द्वारा बाहर कर देते हैं, करते हैं। इस तरह से कह सकते हैं। पोषण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं। ग्रहण करने के बाद हम उनका पाचन करते हैं। उसके बाद पाचन करते हुए हम उनसे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ऊर्जा प्राप्त करते हुए हम करके पुनः हम उनको एक बार अवशोषित करते हैं। शेष जब अवशोषित हम कर लेते हैं तो शेष बचता क्या है? हानिकारक पदार्थ। तो हानिकारक पदार्थों को शरीर से हम बाहर निकालने के लिए हम मल या मूत्र का त्याग करते हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो लगातार चलती रहती है और लगातार चलती रहती है। तो पोषक पदार्थों या भोज्य पदार्थों जीवों में ऊर्जा उत्पादन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्यों निभाते हैं? क्योंकि अगर कोई एक छोटा सा बच्चा है, अगर माँ का अपना दूध ना पिए तो वो बढ़ नहीं सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? जो उस माँ की दूध है वो उसके लिए पोषण का काम कर रही है। अपितु एक वयस्क व्यक्ति में अगर हम भोज्य पदार्थ उसको ना दें, जैसे कि अगर वो दाल चावल सब्जी ना खाए तो उसकी बुद्धि, शारीरिक विकास और मानसिक विकास किसी भी दशा में नहीं हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ? पोषण क्या है? पोषण क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है किसी भी प्रकार की वृद्धि के लिए। इसका आधार क्या है? पोषण विधि के आधार पर जीवों का वर्गीकरण किया गया है। देखिए, पोषण की विधियां होती हैं, बहुत प्रकार की विधि होती है। पोषण विधि, पोषण की विधि ये बहुत महत्वपूर्ण है भाई। देखिए, इस विधि के अंतर्गत ही हम ये जान सकते हैं कि कौन से जीव क्या करते हैं या कौन सा सजीव कौन सा भोज्य पदार्थ बनाता है और कौन से भोज्य पदार्थों का सेवन वो करता है। तो सबसे पहले ये दो ही महत्वपूर्ण रूप में आते हैं। पहला आता है स्वपोषीय जीव। क्या आता है? स्वपोषीय जीव। स्वपोषी जीव। उसके बाद दूसरा आता है परपोषी जीव। इनको बोलते हैं, दूसरा क्या होता है? परपोषी। परपोषी को हम क्या बोलते हैं? विषम भी बोलते हैं। और स्वपोषी को क्या बोलते हैं? हम क्या बोलते हैं? स्वपोषी को स्वपोषी ही हम रहने देते हैं। क्यों? क्योंकि भाई स्वपोषी का मतलब स्वयं। इसका मतलब क्या है? स्वयं। स्वयं। जो भी जीव अपने भोज्य पदार्थों का स्वयं निर्माण कर लेता है उसे हम स्वपोषी कहते हैं। और जो दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है उसे हम परपोषी या विषमपोषी के नाम से जानते हैं। परपोषी या विषमपोषी के नाम से जानते हैं। तो स्वपोषी के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण होता है स्वपोषी के अंतर्गत होते हैं, वो होते हैं पौधे। पौधे वे सजीव हैं जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। पौधे वे सजीव होते हैं जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? हम सभी जो हैं इन पौधों के द्वारा निर्मित भोज्य पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पौधे स्वपोषी हो गए तो हम क्या हो जाएंगे? हम हो जाएंगे परपोषी या विषमपोषी। क्यों? क्योंकि परपोषी या विषमपोषी की परिभाषा ये है कि
वे जीव जो अपना भोजन स्वयं न बना सके अपितु वे स्वपोषी जीवों पर निर्भर रहें, उन्हीं को हम परपोषी या विषमपोषी जीव कहते हैं। ये आपका एक डिफिनेशन है। इसके अंतर्गत आप बहुत सारी चीजें देख सकते हैं कि बताया गया है। आप इसको बहुत बाकायदे से अध्ययन करिएगा। तो स्वपोषी में कौन कौन सा, तो इसके अंतर्गत वे जीवधारी आते हैं जो अकार्बनिक सरल अकार्बनिक पदार्थों के द्वारा अनेक पोषक पदार्थों का निर्माण करते हैं। सरल अकार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं? वे पदार्थ जो इजीली कहीं न कहीं हमें प्राप्त हो जाए, जैसे कि आपके क्या है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, H2O है। ये तमाम सारी चीज़ें आसानी से हमें प्राप्त हो सकते हैं। तो ये क्या होंगे? अब इसकी स्वपोषी को हम पादप स्वयंपोषी भी कह सकते हैं, पादप भोजी भी कहते हैं, पादप समभोजी भी कहते हैं। क्या कह सकते हैं हम इसे हम पादप समभोजी भी कह सकते हैं, समभोजी भी कह सकते हैं। क्यों भाई? क्योंकि ये सारी चीजें क्या होती हैं, इनके द्वारा ही अर्थात पादपों के द्वारा ही निर्मित होता है, जिसे हम ग्रहण करते हैं। इसमें क्या कहता है? पहला जो क्रिया होती है वो होती है प्रकाश संश्लेषण। पहली स्वपोषी जीव क्या करते हैं? पहला क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। प्रकाश संश्लेषी होते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्रकाश संश्लेषी हो जाएंगे। दूसरी प्रक्रिया क्या होती है इसमें? वो होती है रसायन संश्लेषी। क्या होता है? रसायन संश्लेषी। रसायन संश्लेषी। देखिए, प्रकाश संश्लेषी इसका मतलब वे पादप जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के द्वारा अर्थात पर्णहरिम के द्वारा क्या करते हैं? पर्णहरिम के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अपने भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं। इसे हम प्रकाश संश्लेषी अपक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इस प्रकार की क्रिया कौन करते हैं? हरे पौधे करते हैं, नीले हरे शैवाल करते हैं, और प्रोटिस्टा संघ के अधिकांश कुछ ऐसे जीव होते हैं, जीव कह सकते हैं आप या फिर पादप कह सकते हैं, वे होते हैं जो इनका निर्माण करते हैं। इसके और रसायन संश्लेषी, इसके बाद क्या आता है? दूसरा अध्याय क्या बोला गया? रसायन संश्लेषी। रसायन संश्लेषी वो जीव प्रक्रिया होती है जैसे प्रक्रिया होती है जिसमें अकार्बनिक पदार्थ H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड्स, क्या होता है? अमोनिया आदि के ऑक्सीकरण से उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग हम किसके रूप में करते हैं? भोजन निर्माण के रूप में करते हैं। यानी रसायन संश्लेषी वह प्रक्रिया है जो अकार्बनिक पदार्थों को तोड़ करके ऊर्जा प्राप्त करके अपने हम जीवन के उपयोग में ला सके, वो प्रक्रिया होती है। ये संपूर्ण क्रियाएं किसके अंतर्गत? ये कौन कौन करते हैं? जैसे कि आपका नाइट्रोबैक्टर्स। नाइट्रोबैक्टर नाम का वो जीवाणु जो दलहनी फसलों में, मतलब क्या हुआ, आपका लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों में पाया जाता है। लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों के जड़ों में ये उत्पन्न होता है और क्या करता है? ये एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को ग्रहण करते हुए उनको उर्वरता का संपूर्ण क्रिया देती है। क्योंकि आप देखो, जैसे कि मटर के समय में हम कभी भी खेत में खाद नहीं डालते हैं, तो वो होता कैसे है? चने के टाइम में कभी डालते हैं? नहीं न डालते होंगे। तो ये होता कैसे? क्या करते हैं हम उसमें जब वो लगता है तो वो ऑलरेडी जो नाइट्रोबैक्टर होता है वो इन्वायरमेंटल से नाइट्रोजन को ग्रहण करके उसमें खाद्य पदार्थों का निर्माण कर देता है, यानी भूमि में निर्माण करता है, जिससे जड़ें क्या होती है, उस पौधे की जड़ें क्या होती है, उसको ग्रहण कर लेती हैं। तो ये प्रक्रिया किसके अंतर्गत आता है? ये रसायन संश्लेषी के अंतर्गत आता है। इसके बाद आता है परपोषी या विषमपोषी।
परपोषी या विषमपोषी वे क्रियाएं होती हैं जिसके अंतर्गत संपूर्ण वे जीव जो समपोषी पे, वे जीव जो स्वपोषी पे या समभोजी पे निर्भर रहते हैं वे आते हैं, जैसे कि मानव, जानवर, कवक, प्रोटिस्टा, ये तमाम तरह के ऐसे जीव हैं जो क्या होते हैं, एक ये स्वपोषी पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। इसमें क्या आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, मानव आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, मानव, जानवर, प्रोटिस्टा, बहुत सारे अन्य बहुत सारे आएंगे इसके अंतर्गत। तो ये क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, ये अपने भोजन को यानी अपने पोषण की विधि को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों विधियों द्वारा ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधि दोनों के माध्यम से ग्रहण करने का कार्य करते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं, ये तमाम तरह के अन्य प्रक्रियाओं को छोड़ देते हैं जो कि एक नेचुरल प्रोसेस में होती है, यानी जीवन जीने का जो प्राकृतिक संसाधन वो छोड़ देते हैं। इसी नाते कहा गया कि ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों विधियों में क्या करते हैं, अपने भोजन पदार्थों को ग्रहण करते हैं। जैसे कि मानव को देख लीजिए, मानव क्या करता है, प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा बने भोज्य पदार्थों का भी सेवन करता है और साथ में क्या है, तो वो जीवों को मार करके भी, अर्थात जानवरों को मार करके भी क्या करता है, अपने भोजन में उनका उपयोग करता है। क्यों भाई, क्योंकि आप जानते हो कि मानव सर्वव्यापी एक तरह से नहीं होते हुए भी अपने आप को सर्वबुद्धिमान कहता है और वो क्या करता है, कहता है कि मुझे पोषण की और भी आवश्यकता है, इसी नाते वो जानवरों को मार के कहा जाता है। और प्रतिष्ठा संघ के वो प्रतिष्ठा के अंतर्गत आने वाले बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे कि अमीबा है, पैरामीशियम है, ये भी क्या करते हैं, छोटे छोटे जीवों को खाने का काम करते हैं। तो अपनी आवश्यकता के अनुसार ये अप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप दोनों रूपों से क्या करते हैं, अपने भोजन को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये अपने भोजन करने के प्रकार के अनुसार ये कई रूपों में बटे होते हैं। जैसे कि आपका क्या है, शाकाहारी भोजन है, उसके बाद मांसाहारी भोजन है, कुछ ऐसे होते हैं जो सर्वाहारी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कैनिबल्स होते हैं। जैसे कैनिबल्स का मतलब जीव अपने ही जीव जात के भोजन को के रूप में ग्रहण करता है। तो जैसे मछली ही मछलियों को खा जाती हैं, ये क्या होती हैं, ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, कैनिबल्स होते हैं। और मनुष्य भी मनुष्यों को मार के खा जाता है, ये भी एक प्रकार के कैनिबल्स होते हैं। उसके बाद कुछ आते हैं रुधिरहारी। रुधिरहारी वे जंतु होते हैं जो रुधिर को खाने का, रुधिर को पीने का, रुधिर को सकिंग करने का या रुधिर से अपने भोज्य पदार्थों को प्राप्त करने वाले होते हैं। जैसे कि मच्छर होता है ना, मच्छर बहुत बड़े आसानी से अपने भोज्य पदार्थों के क्या करते हैं, वो ग्रहण करते हैं। किसी भी सजीव के शरीर पर बैठ करके उसके ब्लड को सकिंग करके क्या करते हैं, वो अपने आप को खा पी लेते हैं, अपना भोज्य पदार्थ पूरा कर लेते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, संपूर्ण क्रियाएं क्या होती हैं, अलग अलग प्रकार से होती हैं। उसके बाद है मित्र बच्चे अपमार्जक, जैसे कि आप देखे होंगे कुछ ऐसे जीव होते हैं जो सड़े गले पदार्थों को भी खाने का काम करते हैं। इसके बाद आते हैं परभक्षी, कुछ ऐसे जीव होते हैं जो छोटे और अन्य कमजोर जीवों को अपना क्या करते हैं, शिकार बनाते हैं। जैसे कि सर्प, चील, बाज, मेढक, ये सारे क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। इसके बाद आपका आता है विष्टाभोजी। विष्टाभोजी मतलब होता है मल को खाने वाले, जो खरगोश होते हैं ना, खरगोश, ये क्या करते हैं, ये जब क्या करते हैं, विष्टा कर देते हैं यानी मल त्याग देते हैं, तो वो पुनः उसको क्या करते हैं, अपने भोज्य पदार्थों के रूप में उपयोग कर लेते हैं, क्योंकि वो अपचयी विष्टा को करते हैं। इसके बाद आपका आता है कीटाहारी। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो केवल कीटों को खाने का काम करते हैं, जैसे कि आप भाई देखिए एकेडेना हो गया। उसके बाद आता है आपका अन्नभोजी। अन्नभोजी वे जीव होते हैं जो केवल अनाजों का सेवन करते हैं, जैसे कि आपका कबूतर हो गया। मत्स्य भोजी वे जीव जो केवल जो कि जलीय जंतुओं यानी मछलियों को ग्रहण करने का काम करते हैं, वो होते हैं मत्स्य भोजी, मतलब मगरमच्छ हो गया। और इसके बाद आता है आपका तीसरा जो इसमें पॉइंट था, मृतोपजीवी। क्या था तीसरा पॉइंट आपका, तीसरा पॉइंट था मृतोपजीवी। मृतोपजीवी क्या होता है भाई,
आप देखिए, अभी आपने देखा क्या क्या स्वपोषी जीव, उसके बाद देखा आपने परपोषी जीव, इसके बाद आपका तीसरा जो आता है वो होता है मृतोपजीवी। मृतोपजीवी क्या होता है? देखिए, मृतोपजीवी वे होते हैं जो अपना भोजन मृत या सड़े गले से प्राप्त करते हैं। मृत या सड़े गले से अपना भोजन को प्राप्त करते हैं, उन्हें हम मृतोपजीवी कहते हैं। जैसे कि आपका कवक, कुकुरमुत्ता का नाम सुने होंगे आप, उसके साथ राइजोपस का नाम सुने होंगे, पेंसिलिनियम का नाम सुनेंगे, यूग्लिना का नाम सुने होंगे। ये तमाम तरह के ऐसे सजीव हैं या ऐसे जीव हैं जो अपना भोजन क्या है, मृत या सड़े गले स्थानों से अपने आप को प्राप्त करते हैं। इसके बाद आता है, लिख देते हैं भाई इसके बारे में, मृतोपजीवी ऐसे जीव या वे जीव जो अपना पोषण मृत व सड़े गले पदार्थों व जीवों से प्राप्त करते हैं, मृतोपजीवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मृतोपजीवी कहलाते हैं, मृतोपजीवी कहलाते हैं। और उदाहरण के तौर पे आपका क्या हो जाएगा? कवक, कवक हो जाएगा। साथ में आपका क्या हो जाएगा? यूग्लिना भी हो जाएगा। कवक सबसे महत्वपूर्ण है, आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद आता है चौथा, ऑस्मोट्रॉपस। ऑस्मोट्रॉपस मतलब क्या होता है? वे जीव जो पहले से पचे पदार्थों का विसरण द्वारा अवशोषण करते हैं। पहले से पचे पदार्थों का क्या करते हैं? अवशोषण करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। उन्हीं को हम क्या कहते हैं? ऑस्मोट्रॉपस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्मोट्रॉपस। चौथा क्या था आपका? चौथा ऑस्मो। ऑस्मोट्रॉप्स वे जीव जो पहले से पचे भोज्य पदार्थों को विसरण करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं फीता कृमि। क्या कर सकते हैं? फीता कृमि। क्या है ये? फीता कृमि एंड ट्रिप्नोसोमा। ये तमाम ऐसे हैं जो ऑस्मोट्रॉप्स के अंतर्गत आते हैं, आप अच्छी तरह से जानते होंगे। इसके बाद आता है, सबसे लास्ट में आता है, एक तरह से देखा जाए तो वो होता है परजीवी। सेकंड लास्ट में है। इसके बाद आता है आपका परजीवी। क्या होता है? परजीवी। परजीवी क्या होता है भाई? परजीवी वे होते हैं जो अपना भोजन अन्य जीवित जीवों के शरीर से प्राप्त करते हैं और उन्हीं पर निर्भर रहते हैं, क्योंकि वह उनके लिए क्या होते हैं? होस्ट हो जाते हैं। परजीवी होते हैं जो अपना भोजन अन्य जीव के शरीर से प्राप्त करते हैं, वह
उन्हें अपना पोषक यानी होस्ट बनाते हैं। क्या कहलाते हैं? परजीवी कहलाते हैं। परजीवी कहलाते हैं। परजीवी कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पे अब इसमें भी जीवाणु बहुत अच्छी बात है। जीवाणु यानी बैक्टीरिया, विषाणु यानी वायरस, जो आज के टाइम में, आज के दौर में क्या हो रहा है, बहुत तेजी से फैलता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत तेजी से चल रहा है। कवक, कवक, यकृत, कृमि, इत्यादि इत्यादि। इस तरह से देखें, ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के, एक होते हैं, ये दो प्रकार, एक होते हैं बाह्य परजीवी जो शरीर के ऊपरी सतह पे रहते हैं, एक होता है अंतः परजीवी जो शरीर के अंदर पाए जाते हैं। ये दो प्रकार के क्या आते हैं? बाह्य परजीवी जो अंदर होते हैं, सॉरी, बाह्य मतलब बाहर होते हैं, पाए जाने वाले हैं। उसके बाद होते हैं अंतः परजीवी, अंदर पाए जाने वाले। मतलब अब हम कह सकते हैं कि बाह्य परजीवी जो शरीर के ऊपरी सतह पे पाए जाते हैं और अंतः परजीवी जो शरीर के अंदर पाए जाते हैं। आप देखे होंगे जीवाणु जो होता है, एक तरह से कहा जाए बैक्टीरिया जो होता है ज़्यादातर शरीर के बाहरी इन्फेक्शन को फैलाता है, परंतु विषाणु जो होता है वो क्या होता है? अंतः परजीवी होता है, वो शरीर के अंदर घुसने के बाद ही सारी क्रियाएं को संपन्न करता है। कवक क्या होता है? वो बाहर फंगस के रूप में दिखाई देता है, लेकिन यकृत कृमि क्या होता है? वो शरीर के यकृत कृमि की तरह शरीर के अंदर पाया जाता है। सबसे लास्ट में आता है आपका है मिश्रित कृमि। क्या आता है आपका? मिश्रित कृमि। वो क्या होता है भाई? मिश्रित कृमि क्या होता है? मिश्रित कृमि क्या होता है? सॉरी, मिश्रित पोषी क्या होता है? सबसे लास्ट में क्या आता है? मिश्रित पोषी। मिश्रित पोषी भाई देखिए, मिश्रित पोषी मतलब क्या हुआ भाई? मिक्सचर होता है, इसको मैक्सोट्रॉपिक्स बोलता है, ट्रॉपस बोला जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? वे सब में होते हैं, ऐसा जीव जो सब में रह करके अपने भोज्य पदार्थों को ग्रहण करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? मिश्रित पोषी कहते हैं। जैसे कि यूग्लिना हो गया, यूग्लिना की कुछ जातियां जैसे कि ई कोलाई है, ई वार्डेस है, ये क्या करते हैं? ये सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में स्वपोषी पोषण विधि द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं। इस प्रकार के पोषण को हम मिश्रित पोषित करते हैं। क्या करते हैं? मिश्रित पोषित वे होते हैं, वे जीव जो स्वयं अपने भोजन का निर्माण सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्रहण कर स्वपोषी विधि द्वारा उपस्थिति में
स्वपोषी विधि द्वारा प्राप्त करते हैं, मिश्रित पोषी कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पे आपका क्या है, युगलिना, यह युगलिना जो जीव है उसके जाति का एक मेंबर है, एक सदस्य है, जो अपने भोजन का निर्माण स्वपोषी विधि द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करता है। और सोचिए यह मिश्रित पोषित होते हुए भी स्वपोषी विधि द्वारा अपना निर्माण कर लेता है। इसमें क्या होता है, अब आगे जो है पोषक पदार्थों के बारे में बताया जाएगा, जो अगली क्लास में आपको प्राप्त होगी। इस प्रकार से आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। थैंक यू।